नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण प्रचार में जुटे उत्तराखंड के सीएम धामी, कलानौर और रोहतक में की जनसभाएं। उत्तराखंड में माइग्रेशन रोकने के लिए सरकार सजग, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग का सुझाव। कहा, वाइब्रेट विलेज के चारों तरफ बनाए क्लस्टर। हरिद्वार के जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार। इसी महीने एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया निरीक्षण। प्रदेश में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले। पुलिस ने की लोगों से जागरूक रहने की अपील। वित्तीय साइबर अपराध होने पर 1930 करें संपर्क। और देहरादून के तुंगनाथ मंदिर में पानी का रिसाव। सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने सौंपी रिपोर्ट। सीबीआरआई रुड़की को दी जिम्मेदारी, ठीक करने का करेगी काम। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर पलायन बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। पहाड़ों से लोगों का पलायन लगातार जारी है। पलायन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में पलायन की मुख्य वजह दूरस्थ गाँव में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं का अभाव होना है। सरकार को पलायन को रोकने के लिए बड़े बड़े स्तर पर लोगों को उनके घर पर ही रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली करनी होगी। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा सरकार को सुझाव दिया गया है कि वाइब्रेट विलेज के चारों तरफ क्लस्टर बनाया जाए। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत वहां रहने वाले लोगों को साल में 200 रुपए दिन का रोजगार दिया जाए। जगह लगभग एक सा ही है कि आजीविका का अभाव है, अच्छी शिक्षा का अभाव है और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। इस करके लोग छोड़ रहे हैं। और सीमांत क्षेत्र में तो थोड़ा सा दिक्कत ये भी है कि वहाँ एक इनर लाइन का सिस्टम होता है कि लोगों ने जब जाना है तो उसका एक परमिट लेना पड़ता है। अगर मान लो टूरिस्ट भी जा रहा है या हम लोग भी जाते हैं तो परमिट लेना पड़ता है, तो वो भी कई बार एक बाधा के रूप में आता है। हम लोगों ने सरकार को यही कहा है कि साहब जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम चल रहा है, आपने सुना होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, उसके चारों तरफ क्लस्टर बनाया जाए। जैसे जोशीमठ को एक वाइब्रेंट विलेज माना है तो उसके चारों तरफ जितने गांव है ना, उनको वाइब्रेंट विलेज के क्लस्टर में माना जाए। या जो मनरेगा पे जो दिहाड़ी है 100 दिन की जगह 200 दिन की दी जाए। इन चीज़ों से धीरे धीरे सुधरेगी सर। और इस खबर पर हमारे साथ शैलेंद्र, हमारे संवाददाता, लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेंद्र, पहाड़ों में बड़ी तादाद में ये जो पलायन हो रहा है और सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में पलायन क्यों? और सरकार की ओर से अगर योजनाएं दी जा रही हैं तो वो योजनाएं क्या आम जनता तक पहुंच पा रही हैं? उन योजनाओं के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि कहां पर इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। शैलेंद्र। प्रियंका, आपको बता दें कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो जिसकी बॉर्डर दो राज्यों से मिलती है। एक तरफ चाइना से मिलती है, दूसरी तरफ नेपाल से मिलती है। अगर बॉर्डर एरिया में पलायन होता है तो यह देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। सरकार की तरफ से जो गांव है वहां पर की पलायन न हो, इसके लिए सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार नहीं होगा, वहां पर आम आदमी को रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो उत्तराखंड में अगर पलायन की बात की जाए तो पलायन निवारण आयोग का सुझाव था। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट किया है, क्योंकि उसमें मुख्य कारण ये रहा है कि जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के कारण यहाँ पर पलायन उत्तराखंड में हो रहा है। सरकार इसके लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जैसे वाइब्रेट विलेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माणा यहाँ का अंतिम गांव है जिसको उन्होंने पहला गांव बोला, और लोगों को वहीं पर रोजगार दिया जाए, लोगों को उनके घर पर ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए।
इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। साथ ही सबसे बड़ी बात है, आज के समय में रोजगार दिया जाए तो सरकार की कई तरह की योजनाएं चले, जैसे गौडबेरी योजना, मत्स्य योजना, तो सोलर प्लांट की योजना। तो सरकार इसमें ऐसे लोगों को रोजगार देना चाहती है। पशुपालन की जो योजना है कि जो व्यक्ति गांव में है वहां पर ही उसको रोजगार दिया जाए, साथ ही वहां शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, ताकि उत्तराखंड से पलायन रुके। उत्तराखंड से पलायन रुकेगा तो यह देश की सुरक्षा के साथ साथ उत्तराखंड के लोगों के लिए भी अच्छा होगा, तो उनके घर पर ही उनको रोजगार मिले, पहाड़ खाली न हो। तो इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर पलायन निवारण आयोग समय समय पर अपनी रिपोर्ट देता है तो उनका कहना था कि अगर सरकार ने जो वाइब्रेंट विलेज योजना चलाई है तो उनका कहना था, इसके लिए उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि उसके अंतर्गत जितने और अगल बगल गांव है उनको भी विकसित किया जाए उसके अंतर्गत, ताकि लोगों को वहां रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके और लोग पहाड़ों में टिक सके। प्रियंका, चाहेंगे कि वाइब्रेंट विलेज जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं वो है क्या, और अगर सरकार की ओर से इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं तो क्या आम जनता तक वो पहुंच पा रही है? अगर पहुंच पा रही है तो जनता पलायन करने के लिए मजबूर क्यों है, और अभी कितनी संख्या में जनता पलायन कर चुकी है? शैलेंद्र। प्रियंका, आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज योजना जो है कि एक गांव को डेवलप करना है, कि जिस गांव में सारी सुविधाएं हों, ताकि वहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोग गांव में रुक सके। तो सरकार की तरफ से, ये तो केंद्र सरकार की योजना है तो वाइब्रेंट विलेज वो चल रहा है। साथ ही अगर सरकार की तरफ से कहा जाए तो सरकार की तरफ से मत्स्य पालन है, पशुपालन है, गोट बेरी योजना है। यहाँ पर मत्स्य पालन में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। फिर अगर दूध की बात की जाए तो वहां पर कई समितियां बनी है, ताकि लोगों को जो है उसमें भी रोजगार मिल सके। साथ ही सरकार की तरफ से कई ये जो योजनाएं चला रही है उसमें यहाँ के जो लोग हैं उनको काफी 50% तक सब्सिडी दी जा रही है, ताकि लोग अपना स्वरोजगार करें, अपने घर पर रहें और उत्तराखंड से पलायन रुक सके। प्रियंका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। ये जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उम्मीद है कि अब पलायन उत्तराखंड यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में कम होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर हैं। आज उन्होंने 2 जगहों पर चुनावी रैली की है। सीएम धामी ने सबसे पहले कलानौर में होकार भरी, उसके बाद रोहतक में जनसभा में शिरकत की है और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे हैं। सुनाएंगे। जनता की जेब काटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे। 108 की तरह उनका जहां भी मौका पड़ता था वो छोड़ते नहीं थे। भाइयों बहनों, नौकरी मांगने जाओ तो उस समय केवल उनको नौकरी मिलती थी जो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में फिट बैठते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी। जो पढ़ाई लिखाई करते थे, ये हो सकता है कुछ लोगों को जिनको नौकरी मिली हो वो जरूर उनके गीत गा सकते हैं, लेकिन हरियाणा के अधिकांश लोग आज भी उस शासन को कोसते हैं जहां पर केवल पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था। युवाओं की योग्यता के साथ छलावा किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। गरीब माता पिता के बेटे बेटी को नौकरी नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, ट्रांसफर और पोस्टिंग पर खुला करप्शन होता था। एक उद्योग के रूप में यहाँ काम होता था। हुड्डा सरकार जन कल्याण नहीं करती थी। हुड्डा सरकार जन कल्याण के बजाय दामाद कल्याण में जुटी रहती थी। दामाद जानते हैं ना, दिल्ली वालों के दामाद। हरिद्वार के जगजीतपुर में बनकर तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर महीने से ही एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। आज हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि दाखिले के लिए मुहिम शुरू की जा रही है। अस्पताल के लिए टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति कर ली गई है। अगले 2-3 महीनों में व्यवस्थाएं भी कर ली जाएंगी। मेडिकल कॉलेज के शुरू हो जाने से हरिद्वार और पड़ोसी जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जो है 3 अक्टूबर से यहाँ के 100 बच्चों के एडमिशन के लिए हम काउंसलिंग शुरू करेंगे और मुझे लगता है कि अक्टूबर में ये हमारे 100 बच्चों का यहाँ एडमिशन शुरू हो जाएगा। अब हरिद्वार ज़िले को एक बड़ी सौगात मिल गई कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हो जाएगा। आज मैं इसके निरीक्षण के लिए आया हूँ और लगभग 80% काम पूरा हो गया है
58 हमने फैकल्टी भी यहाँ नियुक्त कर दी हैं। अब बच्चों के लिए हॉस्टल के लिए, यहाँ क्लासरूम के लिए, लाइब्रेरी के लिए सारी व्यवस्थाएं जल्दी की जाएंगी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हरियाणा के पलवल आपको लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। कांग्रेस धड़ाम हो गई, धड़ाम। अब यहां हरियाणा में भी यही होने जा रहा है, धड़ाम। हरियाणा के लोग कांग्रेस को यहां सरकार से सैकड़ों मील दूर रखने वाले हैं। साथियों, यहां हरियाणा में कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, हरियाणा के लोग इसे भी देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है, बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। वो देख रहा है कि कैसे भाजपा सबको अवसर दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी बड़ी विनम्रता के साथ सबको साथ लेकर चल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने 60 साल, 70 साल तक देश पर राज किया। इतना मौका मिलने पर भी कांग्रेस ने देश के लोगों को तरसा कर रखा। एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक तुंगनाथ मंदिर है, जिसकी बेहद मान्यताएं हैं और भक्त चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन करने तुंगनाथ मंदिर भी जाते हैं। तुंगनाथ मंदिर में इन दिनों पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण मंदिर में काफी नुकसान हो रहा है। इस समस्या को देखते हुए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है और पानी के रिसाव को रोकने के लिए कई एजेंसियों को इसमें लगाया गया है। के तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है और उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। कुछ हमारे संज्ञान में आया था कि वहाँ पर जो सभा मंडप है उसमें जो उसकी स्लेट है छत की, वो थोड़ा ढीली हो रही है, उसके कारण पानी का लीकेज हो रहा है। और उसके अलावा सभा मंडप के जो पत्थर हैं कुछ, उनमें थोड़ा भूधसाव के कारण से उनमें डिस्टरबेंस भी हो रहा है। तो गत वर्ष मैंने इसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके महानिदेशकों को पत्र लिखा था और उनको इसका अध्ययन करने के लिए कहा था। तो उनकी जो टीमें थी साइंटिस्टों के, उनके जो विशेषज्ञ थे, वो वहाँ पर गए, अलग अलग टीमें उनकी गई थी और उन्होंने वहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें राम तेरी गंगा मैली फिल्म से मशहूर हुई बॉलीवुड की अभिनेत्री मंदाकिनी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काशी पर पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनको मौका मिला तो वो एक बार दोबारा उत्तरकाशी की हरसिल जरूर जाएंगी। बता दें कि फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी
कुंडेश्वरी रोड स्थित एक विवाह मंडप में आयोजित एक टैलेंट शो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं, जहां उन्होंने बताया कि वो अपने जीवन काल में एक बार दोबारा उत्तरकाशी जिले के हर्षल गांव जाना चाहती हैं। वहां के लोग उनको बहुत याद करते हैं और आज भी उनसे जुड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले अब फिल्म जगत का कल्चर चेंज हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत करो और कभी किसी का दिल मत दुखाओ। हमेशा कोशिश करो कि जरूरतमंदों की मदद कर सके। मुझे आके बस थोड़ा सफ़र लंबा था लेकिन अच्छा था। मैम कितना चेंज मानते हैं कि उस समय का दौर और आज के समय के अगर बॉलीवुड की अगर बात करें तो? सर ये तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, अलग अलग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सब कुछ है और जो भी है बहुत अच्छा है। फिल्म नीति की अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड जो है मैम सौंदर्य के नाम से भी जाना जाता है और काफ़ी पिक्चर भी शूट हो सकती है, तो किस तरीके से और देखना चाहते हैं कि और जनरेशन को भी, जो यूथ आगे आ रहे हैं उनको किस तरीके से आगे और बढ़ना चाहिए? किस तरीके से बढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से यूथ बहुत समझदार है आज का, और जो भी वो कर रहे हैं अच्छा ही काम कर रहे हैं आज का यूथ। आई थिंक सब अच्छा ही कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो उत्तराखंड की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उत्तराखंड की जनता के लिए बस मेरा बहुत बहुत प्यार, बच्चों को प्यार, आशीर्वाद, और जितने बड़े हैं उनसे मैं बोलूँगी कि मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए, और जितना प्यार आप पहले देते थे उतना प्यार हमें आज भी ज़रूरत है, आज भी दीजिए। उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। साइबर ठग लोगों को कार्रवाई का डर दिखाकर निशाना बना रहे, जिसके तहत साइबर ठगी का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट सामने आया, जिसमें ठगी करने वाला व्यक्ति खुद को पुलिस का अधिकारी बताकर पीड़ित व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों करोड़ों के लेन देन की बात बताकर डराने का काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरह के मामलों में राजधानी देहरादून में एफआईआर की जा चुकी है और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल साइबर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कि डिजिटल अरेस्ट इस समय पूरे भारत में, ना सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे भारत में एक बहुत ही उभरती हुई चुनौती है, जहां पर लगातार इसमें बड़े बड़े मामले आ रहे हैं, जिसमें लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यहाँ तक कि हमने 3 करोड़ के भी मुकदमे पंजीकृत किए हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई है। पीड़ित है उसको पता ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट जो है एक फेक पूरा स्कैम चल रहा है, और जब वो सारे पैसे गंवा चुका है, सारे पैसे दे चुका है, तो एंड में वो संबंधित अपराधी कहते हैं कि ठीक है आप बैंक जाइए या आप किसी फ्रेंड के पास जाइए, वहां से लोन लीजिए। उस क्रम में जब किसी व्यक्ति की वहां पे किसी और व्यक्ति से बातचीत होगी, तब पता चलता है ऐसे लोगों को कि आपके साथ एक फ्रॉड हो रहा है, एक स्कैम हो रहा है, और जिस व्यक्ति को आप लगातार पैसे दे रहे हैं वो एक्चुअल में स्कैमस्टर है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया, आप सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट एज सच लीगली कोई टर्म नहीं है, और इस प्रकार का अगर कोई भी आपको डरा रहा है, झांसा दे रहा है, आपको प्रलोभन दे रहा है, कोई भी आपको मनोस्थिति खराब कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके आप कंसर्निंग साइबर पुलिस स्टेशन जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में या जो साइबर सेल्स हैं या जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहां पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं, और भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर है 1930, वहां पे भी रिपोर्ट आप कर सकते हैं। खटीमा कोतवाली में निर्माणाधीन भवन की मानकों की अनदेखी को लेकर मीडिया के द्वारा खबरें चलाए जाने पर आज देहरादून से पेयजल निगम उत्तराखंड के अपर अभियंता जियांग पांडे और उनकी टीम निर्माणाधीन भवन की जांच के लिए पहुंची, जहां उन्होंने निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया है। इस अवसर पर जियांग पांडे अपर अभियंता का कहना है कि निर्माणाधीन भवन का डाया ठीक है, थोड़ा सा पानी का लेवल ऊपर होने के कारण जो सीमेंट में मिक्सर मिलाकर नियम फॉलो करा जाएगा, यदि ये पानी में काम करते हैं तो मिक्सर मिलाया जाएगा और अधिकारी के सामने ही काम होगा। सरिया बिछने के बाद या 1-2 दिन बाद कास्टिंग होती है, जिस पर सरकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद होगा। उनका कहना था कि लगभग 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। प्राप्त हुई थी, उसको आकर के मैंने जो चेक किया तो किसी भी स्ट्रक्चर के काम में कोई भी जो कमी नहीं है। डाया जितना ड्राइंग्स पर दिया गया है उतना मैंने चेक कराया, वो सब डाया ठीक है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा पानी का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर है, तो ये आगे फर्दर जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें मिक्सचर जो आपके सीमेंट में मिलते हैं, जैसे रैपिड हार्डनिंग, क्विक सेटिंग,
वो थोड़ा सा मिला के उसको जो फॉलो करेंगे। अदरवाइज स्ट्रेंथ हमको 25 की चाहिए थी, स्ट्रेंथ हमको 28 की मिल रही है। तो काम में कमी नहीं है। इनको इंस्ट्रक्शंस केवल ये हैं कि आगे पानी में जहाँ पर भी ये काम करेंगे तो उसमें एडमिक्सचर मिलाएंगे सीमेंट के, और उसके बाद मेरे किसी आदमी के सामने ही कास्टिंग होगी। हाईकोर्ट ने टनकपुर निवासी जेम्स मासी के बेटे की रहस्यमय हालत में हुई मौत के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की है। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकल पीठ ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच वैज्ञानिक और पेशेवर तरीके से की जाए। चंपावत जिले के टनकपुर निवासी जेम्स मासी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके बेटे का दूसरे समुदाय की लड़की से प्रेम प्रसंग था। उसका शव 7 सितंबर को मिला था, जब वो अपनी प्रेमिका को छोड़ने गया था। मासी ने अपने बेटे की असामयिक मौत के पीछे एक साजिश का संदेह जताया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शव का पोस्टमार्टम सावधानी से नहीं किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।